नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसके अंदर देखो दोस्तों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। जो भौतिक परिवर्तन है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। क्रिस्टलीकरण। देखो, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आपने बहती नदियों के किनारे अथवा तालाब के किनारे पर सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ देखा होगा। महिलाएं भोजन में ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस खार का निर्माण कैसे होता है। गतिविधि नंबर 6। एक बीकर को जल से आधा भर दीजिए। एक बीकर लेना है, इसको जल से आधा भरना है। इसमें फिटकड़ी का पाउडर डालिए। फिटकड़ी के इस विलयन को गर्म कीजिए। गर्म करते समय फिटकड़ी का पाउडर तब तक डालिए जब तक वह घुलती है। ठीक है, कब तक डालना है कि जब तक वह घुलती है। जब घुलना बंद हो जाए तब गर्म विलयन को एक कीप में छन्ना कागज़ लगाकर कांच के बीकर या गिलास में छानिए। इसे ठंडा होने दीजिए। अब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखिए। कुछ समय बाद विलयन का अवलोकन कीजिए। क्या आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देंगे। ठीक दोस्तों, देखो क्रिस्टल क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस तरह से, ये होते हैं क्रिस्टल। ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, ये है क्रिस्टलीकरण की डेफिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो क्रिस्टलीकरण होता है ये कौन सा प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक दोस्तों, देखो इसको समझाने का आपको मैं प्रयास करता हूँ। जैसे देखो क्रिस्टलीकरण होता क्या है, जैसे कोई वो बाज़ार में मिलती है ना मिश्री। ठीक है दोस्तों, जैसे पत्थर मान लो आप, पत्थर है या फिर मिश्री कोई भी मान लो, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं इस तरह से। इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया, इसमें हथौड़ा मारा, कुछ भी मारा, पत्थर है इसको भी हथौड़े से अलग अलग पार्टों में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो मिश्री है पहले इसका गुण था मीठा, कैसा था, मीठा। और अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो अब भी इसका गुण कैसा है, मीठा ही है। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि इसका जो रासायनिक परिवर्तन है, जो रासायनिक गुण है वो इसमें चेंज नहीं हुआ है। पहले मीठा था, अब भी क्या है, मीठा है। तो दोस्तों ये होता है एक तरह का भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जो पत्थर था पहले भी उसमें पत्थर का गुण था और अब भी कैसा है, पत्थर का गुण। ठीक है, मतलब अवस्था चेंज नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, आकार चेंज हो रहा है, आकार चेंज हो सकता है लेकिन अवस्था चेंज नहीं होनी चाहिए, वो होता हमारा क्या, भौतिक परिवर्तन। फिर देखो, यदि आप बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटे क्रिस्टल को धागे से बांधकर विलयन से स्पर्श करते हुए लटकाइए। आप देखेंगे कि क्रिस्टल के आसपास अन्य छोटे छोटे क्रिस्टल आकर जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है किसकी प्रक्रिया, बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करने की। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमने देख लिया, अब आएगा अपना रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, आओ करके सीखें। गतिविधि नंबर दे रखी है इसमें 7। देखो,
इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मोमबत्ती को जलाकर मेज़ पर रखिए। एक कीप लेकर उसे चित्रानुसार रबर की ट्यूब से जोड़ते हुए इसके अग्रभाग पर कांच की नली लगाइए। कांच की नली को चूने के पानी से भरे बीकर में डुबो दीजिए। मोमबत्ती की ज्वाला को नली लगे हुए कीप से ढकिए ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली में से होते हुए चूने के पानी से भरे बीकर में जाए। आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, एक मेज़ पर मोमबत्ती को जला के रखना है। फिर एक कीप लेते हैं, ठीक है, उसे रबर की जो नली होती है, रबर की ये नली है, तो उससे क्या करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। फिर कांच की जो नली है, ठीक है, देखो रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए उसे अग्र भाग पर कांच की नली लगाइए। कौन से भाग पर, अग्र भाग पर लगानी है, आगे वाले भाग पर। फिर क्या करते हैं, ये जो क्या है चूने का पानी है, इसमें डुबोते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि डुबोते हैं। फिर मोमबत्ती की ज्वाला को, ये है मोमबत्ती की ज्वाला, नली लगे हुए कीप से ढकिए। नली लगी हुई कीप कौन सी है, ये रही। फिर क्या होता है, ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली में से होते हुए चूने के पानी भरे बीकर में जाए। फिर होते हुए किस में जाएगी, ये इस बीकर में चली जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी। इस प्रयोग में निम्नांकित क्रियाएँ होती है। कौन कौन सी, मोम ऑक्सीजन, ठीक है, मोम प्लस ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन होती है O2, इनको जलाते हैं आपस में। ठीक है, होते क्या है, जलती है, तो जलने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस जलवाष्प बनेगा, नया पदार्थ। फिर चूने का पानी होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, जो चूने का पानी है वो हो जाएगा दूधिया पानी, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है दोस्तों, इस प्रयोग में जो अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है। फिर देखो दोस्तों, उपयुक्त दोनों क्रियाओं से स्पष्ट है कि मोम के जलने से नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का निर्माण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर नए पदार्थ CaCO3 का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। क्या होता है, नया पदार्थ यहाँ पर बन जाता है, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, केवल पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। जो एक बार पदार्थ बन गया फिर वापस से हम उसी पदार्थ को वापस हम बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूध या पानी बना था, अभी इसको वापस हम जो पहले वाली कंडीशन होती है, देखो दूध या पानी बन गया, इसे हम वापस ये कंडीशन नहीं ला सकते मोम वाली, इसको वापस हम मोम नहीं बना सकते। तो ये होता है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। देखो एक गतिविधि और दे रखी है, एक आलू को काटकर 2 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़े की कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालिए। आलू की सतह पर रंग नीला बैंगनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें यह अभिक्रिया होती है। आलू होता है, आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। इस पर डालते हैं आयोडीन की कुछ बूंदे और कैसा हो जाता है, पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ, बैंगनी पदार्थ। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस क्रिया में भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक गतिविधि और है, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैग्नीशियम का एक तार या फीता लीजिए, इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ में जलाइए। मैग्नीशियम का फीता चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है और राख मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त
प्राप्त होती है। इस क्रिया में भी नए पदार्थ यानी किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रयोग है। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं कि जलता हुआ मैग्नीशियम का एक क्या लेते हैं, फीता लेते हैं। ठीक है, एक फीता लेते हैं, इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ से जलाते हैं। ठीक है, कौन सा, ये देखो मोमबत्ती की लौ में जलाते हैं। मैग्नीशियम का फीता चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है और राख क्या बनाता है, लास्ट में राख बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर देखो इसमें जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, ये होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होते हैं राख। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, राख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो O2 कहाँ से आई, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन होती है वायु में, ऑक्सीजन क्या होती है, वायु की उपस्थिति में मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, O2 ऑक्सीजन होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल पदार्थ से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, तो दही से वापस क्या हो सकता है, दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो वह क्या होता है, वह होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अतः ये परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय कौन से होंगे, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलेगी, वापस इस दिशा में नहीं जा सकती, तो वह होती है अनुत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय कौन सी होती है, जो दोनों दिशा में इस तरह से चलती है। स्पष्टतः मोमबत्ती का जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो देखो जो इनके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए ब च द आपको ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आपको 3 तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे और एक में नहीं होगा। अगर वो सभी आपको 4 वो दे रखे हैं ऑप्शन, अगर आपको चारों आते हैं तभी आप सही कर पाओगे। जैसे मोमबत्ती को जला दी, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन और लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने की क्रिया से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने रसोई घर में देखा होगा कि लोहे के गीले तवे को कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार फावड़े, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को नम वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें भी जंग लग जाता है। लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को ही जंग कहते हैं तथा यह क्रिया जंग लगना कहलाती है। जंग लोहा नहीं है, अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ यानी जंग लोहे का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लोहे का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, जंग क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है, लोहे का ऑक्साइड, लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, इसको फेरस बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3, तो ये क्या हो जाएगा, लोहे का ऑक्साइड हो जाएगा। जंग होता है वो पूर्ण रूप से लोहा नहीं होता है, उसमें ऑक्साइड की मात्रा कुछ होती है। फिर है देखो, जंग लगने की क्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जो लोहे पे जंग लगता है उसकी जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार से है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना है 99%।
देखो लोहे पर जंग लगता है तो उसकी जो विक्रिया है वो है लोहा प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है उसको? वायु से, प्लस जल क्या होता है H2O। ठीक है, जब जल के संपर्क में आएगा वायु की उपस्थिति में तभी क्या लगेगा? जंग लगेगा। ठीक है, जैसे बारिश आती है तो उसको क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है, और वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो क्या बनेगा? लोहे का ऑक्साइड Fe2O3। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है क्योंकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए, सेतु तथा बड़ी इमारतें बनाने में किया जाता है। अतः लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। आप इसे कैसे बचा सकते हैं? इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट, ग्रीज आदि की परत चढ़ाना है। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक जस्ते जैसी धातु की एक परत चढ़ा दी जाए तो भी जंग से बचाव होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है कि गैल्वेनीकरण या यशद लेपन किसे कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते या धातु की, ठीक है, जस्ते या जिंक धातु की क्या चढ़ाते हैं? परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर इस्पात स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील होता है वो किस किस से बनता है? लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज प्लस निकेल प्लस क्रोमियम आदि मिलाते हैं तभी क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील। जो कठोर होता है उसमें जंग नहीं लगता है। अब देखो यह भी जानिए। देखो चमत्कारिक प्राचीन लौह स्तंभ है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में एक ऐसा प्राचीन लौह स्तंभ स्थित है जिसे लगभग 400 ईसा पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने बनाया। यह वृहद लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी 6000 किलोग्राम है। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यह लौह स्तंभ आज भी सुरक्षित है तथा इस पर जंग नहीं लगा है। यह इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन भारत के हमारे पूर्वजों ने लोहे को जंग लगने से बचाने की बेहतरीन तकनीक विकसित कर ली थी। शोध से ज्ञात हुआ है कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 की पतली परत बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जंग लगने से बचाने के लिए उन्होंने इस स्तंभ पर कई उपचार प्रक्रम किए होंगे। इसके निर्माण के समय उन्होंने इसमें फॉस्फोरस मिलाया होगा, इसे विभिन्न पदार्थ के मिश्रण से रंगा होगा तथा फिर इसे तेज़ गर्म किया होगा। दिल्ली के अलावा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। आदि मूकंबिका मंदिर कोल्लूर कर्नाटक में है। धार मध्य प्रदेश आदि के भी उत्कृष्ट लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु क्रम की गाथा को उजागर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर जो पतली परत है वो किसकी है? Fe3O4 की है, जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगा है आज तक। अब है इन रासायनिक परिवर्तनों के बारे में भी जानिए। देखो दोस्तों, ये जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग लगना। ठीक है, जो सेब को काट देते हैं तो थोड़ी देर बाद में उसका रंग कैसा पड़ जाता है? भूरा पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है। क्यों? देखो सेब में लोहा क्या होता है? आयरन होता है, जिसके कटने के कारण क्या होता है? उसे थोड़ी देर वायु में पड़ा रहने पर लोहा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बना लेता है। जैसा हमने लोहे में जंग लगना पड़ रहा था उसी प्रकार से है। फलस्वरूप उसकी कटी हुई सतह का रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। आगे है मेहंदी कैसे रचती है? तो क्या होता है? मेहंदी में क्विनोन, फेनोक्टोक्विनोन
तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगहीन होता है, किंतु जब यह वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहंदी कैसे रचती है, तो उसमें जो रासायनिक यौगिक होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होंगे? क्विनोन, नेफ्थाक्विनोन और लासोन। फिर है जादूगर की सच्चाई। देखो, जादूगर दिखाते हैं कई बार, तो जादूगर जो जादू दिखाते हैं वो वहाँ पर क्या होता है, वो भी एक तरह से क्या होता है, साइंस की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर कोई उसमें कोई जादू नहीं होता है। देखो, अध्याय के प्रारंभ में हमने जादू के एक खेल की चर्चा की थी, जिसमें जादूगर छू मंत्र के साथ पानी से भरी गिलास में आग लगाता है तथा एक गिलास का घोल दूसरे गिलास में डालकर गहरा सफ़ेद धुआं निकालता है। यह कैसे संभव होता है? देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पानी से भरे गिलास में आग लगाना। देखो, गिलास को जब पानी से भरते हैं फिर उसमें क्या करता है, आग लगाता है। वो किस तरह से? इस जादू में जादूगर आपकी नज़र बचाकर पानी में सोडियम का टुकड़ा डालता है। यह सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों, जो सोडियम होता है वो क्या होता है, जलने में सहायक होता है। ठीक है, सोडियम का टुकड़ा होता है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो वह आग लगा देता है। ठीक है, जल उठता है वो। यह सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन के गैस जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है। हमें लगता है कि उसने जादू से पानी में आग लगा दी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है उसमें, जो सोडियम होता है जब उसको पानी के संपर्क में लाया जाता है या फिर उसमें पानी डाला जाता है तो बनाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस H2 प्लस क्या निकालता है, ऊष्मा निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है उसमें। फिर है जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकालना। इसमें जादूगर के पास एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। जब वह इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाता है तो इनकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। देखो, इसमें क्या होता है, सफ़ेद धुआं निकालता है वो किस तरह से निकालता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। इसमें क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। जो NH4 है ये क्रिया करेगा किससे, Cl से। ठीक है दोस्तों, फिर और क्या बन जाएगा, HeH2, और ये क्या बन जाएगा, O। तो इस तरह से H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। ठीक है, ये पानी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो क्या होता है, सफ़ेद धुआं होता है। ठीक है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड को कैसा देता है, सफ़ेद धुआं देता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। देखो, आपने क्या सीखा, इनको देख लेते हैं। कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं जबकि कुछ परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय होते हैं। परिवर्तनों की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। वायु एवं नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग से बचाव हेतु पेंट, ग्रीज व धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। अब देखो, इसके जो अभ्यास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न चार क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है तो कौन सा है, जंग लगना, बर्फ़ पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा होना। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपको बताना है। घरों में लोहे के दरवाजे पर रंग रोगन क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्यों किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन आपको बताने हैं।
जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।